देखो बेटा, लास्ट टाइम जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो जीआईटी की लेयर के बारे में डिस्कशन कर रहा था मैं, ठीक है, आपके सामने मैंने म्यूकोजा पढ़ाया, आपको सब म्यूकोजा पढ़ाया, दोनों के अंदर जो भी कीमती चीज थी और जो भी डीपली चीज थी वो मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखो, नेक्स्ट जो चीज देखेंगे वो देखेंगे बेटा मस्कुलर रीच। जी, आप मस्कुलर रीच को देखेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से। सर मस्कुलर रीच में तो आप देखेंगे तो इसमें सिंपल सी बात होगी, मसल्स होगी। तो भाई बॉडी में दो टाइप की मसल पाई जाती है बेटा, एक वो मसल जो वॉलेंटरी है, एक वो मसल जो इनवॉलेंटरी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। तो पहली चीज तो हमें यह देखनी है, जो वॉलेंटरी है वो तो स्केलेटल होगी, क्यों भाई, और जो इनवॉलेंटरी है वो स्मूथ होगी। अब सबसे अच्छी चीज बताता हूं आपको, एक बार बंद कीजिए आप। सर स्केलेटल मसल हमारे माउथ में होगी, हमारे फैरिंग्स में होगी और हमारे अपर जीआईटी में होगी, अपर ईसोफेगस में स्पेशल, यहां पर स्केलेटल होगी। आ गया बेटा। अच्छा, अब मैं किसी को भोजन खिला रहा हूं तो मैं अपर ईसोफेगस तक इच्छा के अनुसार उसको निकाल भी सकता हूं, इच्छा है, ठीक है, इच्छाओं के अनुसार मूवमेंट है। मैं माउथ की जीभ को करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, ये मेरी इच्छा है। बट एक बार ईसोफेगस के नीचे चला गया भोजन तो बेटा मैं निकाल पाऊंगा, अर्थात वहां पर स्मूथ मसल है, और स्मूथ मसल है बेटा स्टोमक में, स्मूथ मसल है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मूथ मसल है बेटा जी लार्ज इंटेस्टाइन। यहां पर बेटा कौन सी मसल है, स्मूथ टाइप की मसल। आ गया बेटा। कोई भी कहे, अच्छा अब तुमसे पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस टाइप की मसल है, स्मॉल। लार्ज इंटेस्टाइन में किस टाइप की मसल है, स्टोमक में किस टाइप की मसल है, शाबाश। मैं कहूं अपर ईसोफेगस में किस टाइप की मसल है, मैं कहूं फेरिंग्स में किस टाइप की मसल है, ठीक है, मैं कहूं माउथ में किस टाइप की मसल है, ठीक है। अब लिखना मत। अमूनन आप पूरे जीआईटी को देखेंगे, अमूनन अर्थात लगभग ज्यादा टाइम तक, तो आपको दो टाइप का मैनर मिलेगा मसल का, सुनना, लिखना मत, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। आ गया बेटा, ये दो टाइप के मैनर मिलेंगे अमूमन जीआईटी में, अधिकांश जीआईटी के हिस्सों में, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर तो होगी इनर, ठीक है, अंदर, और लॉन्गिट्यूडनल होगी बाहर, आउटर। आ गया बेटा, लगभग जीआईटी में, अर्थात माउस से लेकर और एनस तक की जीआईटी में आप देखेंगे तो आपको दो प्रकार का मैनर मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर में जाएंगे तो आपको दो टाइप के गेट मिलेंगे, एक बड़ा गेट मिलेगा बाहर की तरफ, और फिर कमरों में छोटे छोटे टाइप के गेट मिलेंगे। तो अंदर जो छोटे टाइप के गेट होंगे उनको मैं सर्कुलर कहूंगा, और बाहर एक बड़ा गेट होगा उसको मैं लॉन्गिट्यूडनल कहूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, छोटे अपने राजीव सर के ऑफिस में भी देखा होगा, जो छोटे ऑफिस होते हैं उनमें जो डोर लगी ऊपर, जो गेट अपने आप खुलता है अपने आप बंद हो जाता है, देखा होगा इस टाइप का। अब मेरी बात सुनना, यदि आप एंडोस्कोपी लगा के देखेंगे हमेशा की दूरबीन से तो आपको सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में एक तार मिलेगा, और ये तार बताऊं कहां काम में आ रहा है, सुनिएगा ध्यान से। ये अपना जीआईटी है बेटा रानी, और मान लीजिए ये मस्कुलर लेयर है, मान लीजिए ये मस्कुलर है, और मस्कुलर में मैंने कहा दो चीजें मिलेंगी, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। ये सर्कुलर है और ये लॉन्गिट्यूडनल, मान लीजिए समझाने के लिए। इस सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में एक नर्व मिलेगा, एक नर्व के फाइबर्स मिलेंगे, और उनको कहेंगे माइनेट्रिक फ्लेक्सस। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, और ये माइनेट्रिक फ्लेक्सस का फंक्शन है बेटा वो एक ही है, हेल्प द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो हेल्प करेगा, मोटिलिटी में जो हेल्प करेगा, इसलिए मोटिलिटी बढ़ेगा तो डायरिया हो जाएगा, मोटिलिटी घट जाएगी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और इन सबको जो मैनेज कर रहा है वो बेटा कर रहा है नर्वस ब्रेन, क्योंकि नर्व है तो नर्व फाइबर्स तो ब्रेन के हाथ में, इसलिए हेड इंजरी हो जाएगी अपनी। तो याद रख लीजिए ये फ्लैक्सेस काम नहीं करेंगे, इसलिए कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना बढ़ जाती। इसलिए देखो कहां का संबंध और डिसऑर्डर कहां, और मतलब उसके सिम्टम्स कहां है। आ गया बेटा,
क्लियर है? ठीक है, लेकिन स्टोमक में आपको 3 तरह के लेयर मिलेगी मसल्स के अंदर ही। ठीक है, 3 तरीके से। कौन सर? इनर ओब्लिक होगी स्टोमक, याद रखना बेटा, इनर ओब्लिक होगी। ठीक है, मिडल सर्कुलर होगी और बाहर लॉन्गिट्यूडनल। ये स्टोमक में मिलेगा। बाकी लगभग जीआईटी में 2 प्रकार की मसल अरेंजमेंट होंगे, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। आ गया बेटा? कभी गलती होगी। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, मसल्स, मस्कुलर रीच। जी मस्कुलर रीच, मस्कुलर रीच में लिखना है अलग अलग ऐसे, एक तरफ स्केलेटल मसल, एक तरफ स्मूथ मसल। स्केलेटल और एक तरफ बेटा रानी स्मूथ। गजब। स्केलेटल में तो लिखेंगे बेटा जी वोलेंट्री, ये वोलेंट्री, और स्मूथ में लिखेंगे बेटा रानी इनवोलेंट्री, इनवोलेंट्री। गजब। तो एक है बेटा स्केलेटल और दूसरी है बेटा स्मूथ। कभी कोई दिक्कत होगी? अब आ गया? ठीक है, तो नीचे लिखिए बेटा यहां पर वोलेंट्री और यहां पर इनवोलेंट्री। चलो बेटा ठीक है। अब वो स्केलेटल में लिखिए कहां कहां है। माउथ में वोलेंट्री है बेटा, देन फेरिंग्स में वोलेंट्री है बेटा, और देन बेटा रानी एक्चुअली मैं बात करूं तो इससे पास अपर इसोफेगस में, स्पेशल अपर इसोफेगस में। गजब। आप बताओ कोई डाउट होगा तो कभी भी। आ गया? यहां पर लिखना शुरू कीजिए, लोअर इसोफेगस, लोअर इसोफेगस, देन स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, और एज वेल एज बेटा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। यहां पर कौन सी मसल होंगी बेटा? स्मूथ टाइप की मसल होगी, इनवोलेंट्री टाइप की मसल होगी, और ये मसल अपने बस में भी नहीं होगी। ठीक है, कोई भी बंदा आपसे पूछेगा तो आप उसको जवाब देंगे अच्छे से। क्लियर है? चलो आगे। ठीक है, आगे बढ़ू मैं? चलो ठीक है, क्लियर। अब मेरी बात नीचे लिखिए ध्यान से। 2 प्रकार की मसल का अरेंजमेंट है बॉडी में। ठीक है, स्पेशल जीआईटी के लगभग पार्टों। एक तरफ लिखना बेटा सर्कुलर और एक तरफ लिखना बेटा लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। सर्कुलर में तो नीचे लिखना है आपको इनर मोस्ट लेयर। आपको पूछे कि मसल्स में इनर कौन सी पाई जाती है लगभग जीआईटी में, आंसर क्या देना? सर्कुलर टाइप। ठीक है, और जीआईटी के बाहर के हिस्सों में कौन सी पाई जाती है लगभग? लॉन्गिट्यूडनल। बट 2 बात लिखना, एक्सेप्ट, बट स्टोमक में ऐसा नहीं है। ठीक है, बट स्टोमक में ऐसा नहीं है। स्टोमक के लिए स्पेशल लिखना, स्टोमक इसके जस्ट नीचे ओब्लिक इनर होगी। शाबाश, ओब्लिक इनर होगी। गजब। देन सर्कुलर मिडल होगी। सर्कुलर क्या होगी बेटा? मिडल। और लॉन्गिट्यूडनल होगी आउटर। याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल होगी आउटर। ये देखिएगा ध्यान से, कभी भी गड़बड़ी नहीं करना। ओब्लिक इनर, बट सर्कुलर होगी मिडल, और लास्ट वन टाइप में मैं देखूं तो लॉन्गिट्यूडनल होगी आउटर। अब कभी गड़बड़ी आपको नहीं करनी और कभी भी आपको दिक्कत पैदा नहीं करनी। जी सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल लिखना है बेटा आउटर। अब मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को यहां पर कोई डाउट और कोई टेंशन। आ गया? ठीक है, चलो आगे। कोई डाउट? चलो आगे बेटा, बोलो कोई भी दिक्कत है तो कर दो क्लिक। ठीक है, नीचे नोट लगाइए, बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। नोट लगा के लिखना, बिटवीन, इसी में वीआईपी पॉइंट, बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच, बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में
बीच में ऐसे करना डाउन एरो, जो नर्व फ्लेक्सिस पाया जाता है, और इस नर्व फ्लेक्सिस को क्या नाम देते हैं बेटा? माइनेट्रिक नर्व फ्लेक्सिस। बी कंटिन्यू लिखना ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूं, माइनेट्रिक नर्व फ्लेक्सिस। और इस नर्व फ्लेक्सिस का एक ही फंक्शन है, हेल्प द जीआई मोटिलिटी। आ गया? ठीक है, पूछा जाए कि कौन सा नर्व फ्लेक्सिस जीआई मोटिलिटी में हेल्प करता है, आंसर देना माइनेट्रिक नर्व फ्लेक्सिस। कहां पाया जाता है नर्व फ्लेक्सिस? बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर के बीच में, इसलिए नीचे लिखना हेल्प द जीआई मोटिलिटी, जीआई मोटिलिटी, मोटिलिटी में हेल्प करता है, जीआई मोटिलिटी। मेरे हिसाब से यहां आपको कोई डाउट, कोई शंका, कोई दिक्कत या आपका कोई टेंशन मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आ गया बेटा? कोई डाउट है बेटा? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई भी बंदा पूछे तो बता देगी, बोलो कोई भी डाउट है तो। चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनना। चलो बेटा, हेल्प द जीआई मोटिलिटी। चलो लास्ट ले लिखना, फाइब्रोसा या सिरोसा। सिरोसा ओब्लिक मार के फाइब्रोसा या एडवांसिया बताया था, या एडवांसिया, कुछ भी लिखिए बट लिखिए फाइब्रोसा या सिरोसा या एडवांसिया। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। देखो बेटा, सिरोसा या फाइब्रोसा, सुनिए, फाइब्रोसा तो दो ही जगह बोलेंगे, देखना मत, ईसोफेगस में या रेक्टम। अर्थात ईसोफेगस और रेक्टम की बाहरी दीवारों फाइब्रोसा कहेंगे। ठीक है, ये बाहरी दीवार यहां पर फाइबस टिश्यू की मिलकर बनी है। किसकी मिलकर बनी है बेटा? फाइबस टिश्यू। और फाइबर्स से मिलकर बनी होती है और उसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ा? लेकिन स्पेशल कौन को? प्लस रेक्टम। बट देन स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, देन स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस लार्ज इंटेस्टाइन। ये किसकी? इनमें सिरोसा कहा जाएगा। कभी गड़बड़ी होगी? अच्छा है, द मेन फंक्शन ऑफ सिरोसा और स्ट्रेचिंग को, बहुत ज्यादा खिंचाव को रोकने में, प्रिवेंट में मदद करते को सिरोसा। ठीक है, टू प्रिवेंट द ओवर स्ट्रेचिंग। क्लियर है? कभी गड़बड़ी होगी? कोई डाउट लिख दीजिएगा, हेडिंग डालना सिरोसा, हेडिंग डालना बेटा सिरोसा या फाइब्रोसा। फाइब्रोसा की तो नीचे लिखना ईसोफेगस, जी, ईसोफेगस और रेक्टम, शाबाश, ईसोफेगस और देन रेक्टम, इनकी जो मेम्ब्रेन है इनको क्या बोलेंगे बेटा? फाइब्रोसा। और नीचे लिखना स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, यहां पर क्या बोला जाएगा? सिरोसा। गजब। और लार्ज इंटेस्टाइन। नीचे लिखना फाइब्रोसा मेड ऑफ द फाइबर्स। फाइब्रोसा किससे मिलकर बनी है बेटा? फाइबर्स से। एंड सिरोसा मेड अप बाय द सीरियस मेम्ब्रेन। सिरोसा मेड अप बाय द सीरस मेम्ब्रेन, SEROUS, सीरस मेम्ब्रेन, इसलिए इसको सिरोसा बोला। और ये फाइबर्स से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको क्या बोला? फाइब्रोसा बोला। ठीक है, यदि आपको कहा जाए कि सर ईसोफेगस की बाहर की दीवारें क्या है, तो आंसर क्या देंगे? फाइब्रोसा, नोट सिरोसा। ठीक है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन, बट स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन में बाहरी दीवार पूछे तो आंसर क्या देना है? सिरोसा। क्या मेरी बात में कभी गड़बड़ी होगी? क्लियर है बेटा? दोनों बात क्लियर है? नीचे लिखना फंक्शन। फंक्शन में लिखना बेटा एक बात, टू प्रिवेंट द और स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेचिंग को प्रिवेंट करती है सिरोसा।
टू प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग, बहुत ज्यादा खिंचाव जो होता है और उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने में मदद कौन करती है? सिरोसा। तो नीचे लिखना प्रिवेंट द ओवर स्ट्रेचिंग, टू प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर स्ट्रेचिंग को प्रिवेंट कौन करती है बेटा? सिरोसा। क्या मेरी बात क्लियर है? आप बोलो कोई भी डाउट है तो आपको, 1% आपको डाउट है तो मुझे आप बताइए। आ गया? ठीक है, अब मैं पूछूं उसका जवाब आपको देना है, उसके बाद में आगे का टॉपिक मैं करवाता हूं। ठीक है, बंद कर दीजिएगा। देखो हमने क्या बात की, डायग्राम से देख लें हमने क्या बात की और क्या नहीं की। आपके सामने हमने बात की कि जीआईटी की कितनी लेयर होती है? 4। सबसे पहले किसकी बात की? देन एडवांस या सिरोसा या फाइब्रोसा। बात खत्म। आप कोई बोलना अपने आप साफ। म्यूकोजा की कितनी लेयर थी? एपिथेलियम, लैमिना प्रोपेरिया और देन मसल्स या मस्कुलिश। बात खत्म, क्लियर था? यहां पर कोई डाउट ही नहीं था। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू के अंदर मैं कहूं माउथ और फेरिंग्स में किस टाइप के टिश्यू पाए जा रहे थे? बिल्कुल शाबाश। ठीक है, और स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में किस टाइप के टिश्यू पाए? गजब। ठीक है, माल्ट कहां पाया जाता है? लैमिना प्रोपेरियम। बात कर। और ग्लैंड कहां पाई जाती है? जीआई। बात कर, कोई डाउट नहीं। पेयर पेचेस कहां पाए जाते हैं? सब म्यूकोजा। और जो टाइफाइड फीवर है वो अटैक कहां कर रहा था? पेयर पेचेस पर। और इसलिए लिम्फोसाइटोपिनिया की समस्या पेशेंट के साथ बढ़ती बस, कोई डाउट नहीं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमने कहा सब म्यूकोजल फ्लेक्सेस का फंक्शन क्या होता है? द हेल्प द सिक्रेशन। बात करता। ठीक है, नेक्स्ट मस्कुलरिज। ठीक है, लगभग हमारे जो माउथ और फेरिंग्स में किस टाइप की मसल पाई जाती है? स्कैटर। ठीक है, बाकी जगह किस टाइप की पाई जाती है? स्मूथ मसल पाई जाती है। ठीक है, लगभग जीआईटी में इनर मोस्ट कौन सी पाई जाती है? इनर मसल्स में इनर कौन सी होती है? सर्कुलर। और बाहर कौन सी होती है? लोबुलर। लेकिन स्टोमक में अंदर कौन सी होगी? ओब्लिक। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में जो नर्व फ्लेक्सस गुजर रहा था उसका क्या नाम दिया हमने? माइनेट्रिक। और माइनेट्रिक फ्लेक्सस का मेन फंक्शन क्या होता? कोई डाउट ही नहीं यार, 1%। आ गया? ठीक है, फाइब्रोसा। फाइब्रोसा कहां पर, कहां किस किस को कहा फाइब्रोसा? ईसोफेगस और रेक्टम को हमने फाइब्रोसा कहा, और बाकी जो बच गया वहां पर क्या था? सिरोसा। फाइब्रोसा इसलिए कहा वो फाइबर से मेडअप होती है, और सिरोसा इसलिए कहा ये सीरियस मेम्ब्रेन। और इसका जो फंक्शन आप देखेंगी तो इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? और स्ट्रेचिंग। कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं? बोलो कोई भी डाउट है और कोई भी दिक्कत है तो बताओ, बोलो। आ गया? अच्छा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो ध्यान से, एक एक बात को अच्छे से समझना है और सीखना है। ठीक है, सीख कर आगे बढ़ना अपने को। देखो बंद कर दीजिए अब। ठीक है, ताकि आज जीआईटी का बेस खत्म कर दे। अब नेक्स्ट नंबर आएगा लास्ट एंड लास्ट, पेरिटोनियम का। फिर हमारा क्लासिफिकेशन पूरा, जीआईटी का प्रारंभिक फंक्शन पूरे, और लगभग लेयर पूरी, और लास्ट में पेरिटोनियम पूरी। फिर हम कल से शुरू करेंगे ओरल कैविटी। आ गया? फिर कल से तुम्हारा साइकिल चलता रहेगा। ओरल कैविटी आ जाएगी, उनमें तमाम जो टंग है, टीथ है, सलेवरी ग्लैंड है, तमाम चीजें आ जाएंगी। देन ईसोफेगस आ जाएगी, उसके बाद में फिर ऑर्गन अपने आप चालू हो जाएगी। आ गया बेटा? ठीक है, तो मेरी बात सुनना। पेरिटोनियम, देखो पेरिटोनियम के संदर्भ में सुनिएगा ध्यान से, लिखना रुकना कुछ नहीं अभी। बिल्कुल, जब तक मैं आपको पूरी बात नहीं बता देता, आप पूरी बात नहीं सुन लेते, तब तक आपको कुछ नहीं लिखना। देखो पेरिटोनियम का क्या मतलब बेटा? पेरिटोनियम लार्जेस्ट कैविटी है पूरी बॉडी की, सबसे पहले सबसे बड़ी कैविटी है बॉडी की, पेरिटोनियम कैविटी। और इसका प्रारंभिक काम तो ये था कि ये पेल्विक को और एब्डोमेन ऑर्गन को अलग करके रखे, ताकि हमारे जो पेल्विस के ऑर्गन है वो एब्डोमेन में ना मिले, और एब्डोमेन के ऑर्गन है वो पेल्विस में ना मिले। बात करते, इसलिए जो एब्डोमेन कैविटी और पेल्विक कैविटी है, इसको सेपरेट करने के लिए इनको रखा गया पेरिटोनियम। अच्छा, दूसरा पर्टिकुलर ऑर्गन को बाउंड करने के लिए भी रखा गया, ताकि कोई ऑर्गन एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर ना आ जाए, इसलिए भी पेरिटोनियम काम कर रही है। ठीक है, अच्छा, गहराई से सोचने पर पेरिटोनियम की ये आपको दो लेयर मिलेगी इस प्रकार। आपको बाहर जो मिलेगी उसका नाम है बेटा पैराइटल, और अंदर जो मिलेगी उसका नाम है बेटा विष्णु। बात करता,
और इसके बीच में जो स्पेस है दिस इज द पेरिटोनियम स्पेस या पेरिटोनियम कैविटी, पीसी कह दीजिए। और इसमें जो फ्लूइड पाया जाता है उसको क्या कहेंगे, पेरिटोनियम फ्लूइड, पीएफ कह दीजिए। और लगभग सामान्य पेरिटोनियम फ्लूइड की क्वांटिटी होती नहीं, पेरिटोनियम फ्लूइड 50 ml के लगभग, वो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, 10 से 15, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है या आपका प्लूरल फ्लूइड है, ठीक है। लेकिन पेरिटोनियम फ्लूइड की एक सामान्य क्वांटिटी होगी, वो 50 से 80 ml होती है। आ गया बेटा, क्लियर है? मेरे को नहीं लगता यहाँ पर कोई डाउट हो आप, आ गया, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। सर पेरिटोनियम के 2 फोल्ड है, कुछ फोल्ड सामने से ही कवर होते हैं, कुछ पीछे से नहीं होते, कुछ सामने से नहीं होते पीछे से कवर होते हैं, और कुछ ऑर्गन इसके पीछे से कवर होते जा रहे हैं, सिर्फ पीछे से कवरिंग हो रही है, सामने से नहीं ढक रहे, पीछे से ढक रहे हैं खाली। दिस इज द इंट्रारेट्रोपेरिटोनियम ऑर्गन। और जो कंप्लीट ढक रहे हैं अंदर से उनको बोलेंगे इंट्रापेरिटोनियम, और जो बाहर से नहीं ढक रहे, सिर्फ पीछे से ढक रहे हैं, उनको बोलेंगे रेट्रोपेरिटोनियम। अब मैं आपको बता रहा हूं अलग अलग रेट्रोपेरिटोनियम कौन कौन से, इंट्रापेरिटोनियम कौन कौन से, ठीक है। रेट्रोपेरिटोनियम में कई बार क्वेश्चन आता है ड्यूडेनम का, ड्यूडेनम रेट्रोपेरिटोनियम, सुप्रारीनल रेट्रोपेरिटोनियम, पैंक्रियाज रेट्रोपेरिटोनियम, ठीक है। और देन हमारी किडनी भी रेट्रोपेरिटोनियम, ये रेट्रोपेरिटोनियम होगा, ये रेट्रो शाबाश आया, ठीक है। और बाकी जो तमाम बच गए इंट्रापेरिटोनियम, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो बेटा, अच्छा इसलिए ध्यान रखना। अब सुनना ध्यान से, बिहार में जब बारिश आती है ससुरा, तो बिहार में जब बारिश आती है मकानों के बीच में पानी भर जाता है, तो हम उसको बाढ़ कहते हैं। और ये जो है ब्लड कैपरीज, इधर देखना, और ये टिश्यू है, और यहां पानी भर गया टिश्यू के बीच में, तो हम उसको इडीमा कहते हैं। खत्म। बिहार में बाढ़ आ गई, बिहार में पानी भर गया तो उसको बाढ़ कहेंगे, टिश्यू के बीच में पानी भर गया तो हम उसको इडीमा कहेंगे, और यही पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पेरिटोनियम में भर गया तो हम उसको एसाइटिस कहेंगे। शाबाश, ये एसाइटिस है, बात खत्म, कोई डाउट ही नहीं आता। यदि इसमें ब्लड भर गया तो हम उसको हीमोपेरिटोनियम बोलेंगे, हीमोपेरिटोनियम। और इसमें एयर भर गई तो हम उसको न्यूमोपेरिटोनियम बोलेंगे। कई बार न्यूमोपेरिटोनियम का क्वेश्चन आता है, न्यूमोपेरिटोनियम। एसाइटिस अलग चीज है, हीमोपेरिटोनियम अलग चीज है, न्यूमोपेरिटोनियम अलग चीज है। और कई बार ये अलग अलग ऑर्गन में फोल्ड बनाती है, जैसे लीवर में फोल्ड बना रही है, उसको क्या कह रहे हैं, लिगामेंट कह रहे हैं। लीवर में जो फोल्ड बन रहा है फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, जो राइट को लेफ्ट लोब को डिवाइडेड कर रहा है, अलग अलग फोल्डों को अलग अलग नाम दे। जो स्टोमक में फोल्ड बन रहे हैं उनको ओमेंट्रम कह रहे हैं, ठीक है। आप स्टोमक पढ़ेंगे तो आप ओमेंट्रम नाम सुनाई देगा, तो आपको समझ आएगा कि सर ओमेंट्रम क्या। तो जो पेरिटोनियम का फोल्ड स्टोमक के ऊपर बन रहा है, ये मान लीजिए ये स्टोमक है और यहां पेरिटोनियम का फोल्ड बन रहा है, उसको क्या कहेंगे, ओमेंट्रम कहेंगे। बात करता, लीवर में जो फोल्ड बन रहा है उसको फाल्सिफॉर्म लिगामेंट कहेंगे। कोई डाउट ही नहीं, 1% ही डाउट। अभी मैंने क्या कहा, अभी हम बेस पढ़ रहे हैं जीआईटी का, अभी कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट कल से शुरू होंगे। आज सिर्फ बेस आ रहा है, कंसेप्ट कल से उठेगा, फिर ऐसे ऐसे जीआईटी झुकता ही जाएगा हमेशा। आ गया बेटा, यस या नो, क्लियर है, ठीक है। लास्ट हेडिंग ले आइए आप, हेडिंग डालना पेरिटोनियम, बिल्कुल मैं लिखा रहा हूं वो लिखते जाइए। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम में आप लिखिए लार्जेस्ट कैविटी ऑफ द बॉडी। एक एक बात लिखिए जो मैं लिखा रहा हूं, लार्जेस्ट कैविटी ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट कैविटी है बेटा बॉडी, डायग्राम बाद में लिखना। लार्जेस्ट कैविटी ऑफ द बॉडी, नीचे लिखिएगा। प्रारंभिक फंक्शन तो क्या है इसका, सेपरेट एब्डोमेन कैविटी टू पेल्विक कैविटी। प्रारंभिक फंक्शन लिखना, सेपरेट एब्डोमेन कैविटी टू पेल्विक कैविटी, एब्डोमेन कैविटी टू पेल्विक कैविटी। गजब, पेल्विक कैविटी, शानदार बेटा जी।
क्लियर है बेटा? आ गया? थोड़ी लिखते जाना भाई, कंटिन्यू। इसके दो टाइप की लेयर होती है, एक पैराइटल और देन विशरल। लिखना पैराइटल और सर देन विशरल। क्या बेटा? पैराइटल के नीचे लिखिए आप आउट, बाहर की, और विशरल के नीचे इनर की, आउटर और ये इनर। नीचे लिखिए स्पेस बिटवीन द पैराइटल एंड विशरल, इसके जस्ट नीचे स्पेस बिटवीन पैराइटल एंड विशरल, उसको क्या कहेंगे? पैराइटल कैविटी, पीसी। उसको पैराइटल कैविटी कहेंगे, पीसी, पैराइटल कैविटी। देख दिया? नीचे लिखना इसके जस्ट नीचे, पैराइटल कैविटी कंटेन द फ्लूइड। इसको कंटेन करती है बेटा, फ्लूइड। और इस फ्लूइड को क्या नाम देंगे बेटा रानी? पैराइटल फ्लूइड। और ये सामान्य फ्लूइड कितना है? 50 से 80 ml। सामान्य पीएफ होता है 50 से 80 ml। सामान्य पेरिटोनियम फ्लूइड है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बना है, नॉर्मल पेरिटोनियम फ्लूइड कितना है? 50 से 80 ml। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट हेडिंग आ रही है इंट्रा पेरिटोनियम ऑर्गन, एक तरफ, और दूसरी तरफ रेट्रो पेरिटोनियम ऑर्गन। एक तरफ लिखना इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट का कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और एक तरफ लिखिए रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। रेट्रो में लिखना शुरू कीजिए पहले, इंट्रा या रेट्रो पेरिटोनियम ऑर्गन। रेट्रो में लिखना बेटा ड्यूडोनम, रेट्रो में ड्यूडोनम बोल रहा हूं, कंटिन्यू में ड्यूडोनम बेटा, रेट्रो में। हाँ, वो एक फॉर्मूला भी बता देता हूं, पहले आप पूरा लिख लीजिएगा इसको। क्या लिखा बेटा? ड्यूडोनम, देन पैंक्रियाज, देन स्प्लीन, देन सुप्रारेनल ग्लैंड। ड्यूडोनम बेटा, देन पैंक्रियाज, देन स्प्लीन, देन सुप्रारेनल ग्लैंड, देन बेटा असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, और दूसरा बेटा डिसेंडिंग कोलन। ट्रांसवर्स कोलन नहीं आएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन। और नेक्स्ट किडनी, नेक्स्ट किडनी बेटा इंट्रा पेरिटोनियम लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रा पेरिटोनियम, इंट्रा पेरिटोनियम में लिखना लीवर, इंट्रा पेरिटोनियम में लिखना लीवर, देन गोल ब्लेडर, देन स्टोमक, देन जेजुनम, और देन इलियम। लीवर, गोल ब्लेडर, जेजुनम, बेटा इलियम, देन बेटा रानी सिक्कम, देन बेटा रानी अपेंडिक्स, और देन बेटा रानी ट्रांसवर्स कोलम। कोई कहा जाए कि अपेंडिक्स किस टाइप का ऑर्गन है? इंट्रा पेरिटोनियम, ठीक है, अंदर, पेरिटोनियम के अंदर का ऑर्गन है। ट्रांसवर्स कोलन, और नीचे हेडिंग लिखिए पेरिटोनियल फोल्ड। हेडिंग डालना बेटा पेरिटोनियल फोल्ड। इलियम के बाद बेटा सिक्कम, और फिर है बेटा अपेंडिक्स, और फिर है बेटा ट्रांसवर्स कोलम। आ गया बेटा? ठीक है, नीचे लिखिए बेटा, बहुत कीमती चीज बता रहा हूं अब। पेरिटोनियल फोल्ड, अलग अलग जगह पेरिटोनियम फोल्ड को अलग अलग नाम दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। ये पूरे जीआईटी में आपको मदद करेंगे। नीचे लिखना पेरिटोनियम फोल्ड, पेरिटोनियम फोल्ड में लिखना जैसे स्टोमक, जी स्टोमक, स्टोमक के सामने लिखना पेरिटोनियम फोल्ड को क्या बोलेंगे बेटा? ओमेंट्रम। अब ओमेंट्रम आते ही आपको गड़बड़ी नहीं लगेगी, ठीक है। स्टोमक के ऊपर पेरिटोनियम फोल्ड बन रहे हैं, उनको क्या नाम देंगे बेटा? ओमेंट्रम। ये देखिए ओमेंट्रम,
जी, ओमेंट्रम। शाबाश। नीचे लिखना लीवर। लीवर में जो पेरिटोनियम फ्लूइड बन रहे हैं इनको क्या नाम देंगे बेटा? फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। याद रखिएगा, कभी गड़बड़ी नहीं करना। फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, कभी गड़बड़ी नहीं कर। ठीक है, याद रखिएगा, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। गजब। नीचे चलिए आप भी कंटिन्यू। सर इंटेस्टाइन में जो फोल्ड बन रहे हैं, इंटेस्टाइन में जो फोल्ड बन रहे हैं, ठीक है, उनको नाम देंगे मिजेंट्री। इंटेस्टाइन में जो फोल्ड बने उनको क्या नाम देंगे बेटा? मिजेंट्री। मिजेंट्री, मिजेंट्री। आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कभी। इंटेस्टाइन में जो फोल्ड बन रहा है, नीचे लिखिए बेटा। बिल्कुल। सिक्कम में जो फोल्ड बन रहे हैं उसको बोलेंगे मीजोसिक्कम। सिक्कम में जो फोल्ड बन रहे हैं, सिक्कम में जो फोल्ड बन रहे हैं उसको क्या बोलेंगे बेटा? मीजोसिक्कम। ठीक है, आपको मीजोसिक्कम नाम सुनाई दे तो आपको घबराना नहीं है। मीजोसिक्कम। नीचे लिखना बेटा, नीचे लिखना। कोलन में जो फोल्ड बन रहे हैं उनको बोलेंगे मीजोकोलन। हाँ जी, कोलन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। कोलन में जो फोल्ड बन रहे हैं उनको बोलेंगे मीजोकोलन। कभी घबराना नहीं है। मीजोकोलन, ये क्या नाम आ गया? ठीक है, ये सारे के सारे क्या है बेटा? पेरिटोनियन फोल्ड है। तो नीचे लिखिए, और भी एक दो और बच रहे हैं। नीचे लिखिए, यूट्रस में जो फोल्ड बन रहे हैं, यूट्रस में, उसको बोलेंगे मीजोमेट्रियम। यूट्रस में जो पेरिटोनियम के फ्लूइड है यूट्रस में, उसको बोलेंगे मीजोमेट्रियम। मीजोमेट्रियम। और यहीं से तो नाम पड़ा उसका, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। गजब। आ गया? अपने आप सर्किल क्लियर करवा दिया आपको। ठीक है, एक पाउच ऑफ डगलस आ गया। ठीक है, कभी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप आ गया? फिर से दोबारा समझिए, बंद कर दीजिएगा, फिर से समझिए इस बात को। ठीक है, फिर भी कंटिन्यू लिखना। इधर देखना बेटा, मैंने कहा सर स्टोमक, स्टोमक में पेरिटोनियम के फ्लूइड को क्या बोलेंगे बेटा? फोल्ड को ओमेंट्रम। ठीक है, मैं कहूं ओमेंट्रम क्या चीज है तो तुम्हें आंसर क्या देना है? सर स्टोमक में बनने वाले पेरिटोनियम फोल्ड को क्या बोलते हैं बेटा? शाबाश। ठीक है, मैं कहूं फाल्सीफॉर्म लिगामेंट क्या है तो आपका आंसर क्या होगा? लीवर में बनने वाला पेरिटोनियम फोल्ड है वो क्या कहलाता है? फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। मैं कहूं मिजेंट्री क्या है? मिजेंट्री का मतलब क्या है? इंटेस्टाइन में बनने वाला पेरिटोनियम फोल्ड क्या कहलाता है बेटा? मिजेंट्री। ठीक है, शाबाश। मैं कहूं मीजोसिक्कम क्या है? सिक्कम में पेरिटोनियम का जो फोल्ड बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? मीजोसिक्कम। मैं कहूं मीजोकोलन क्या है? ठीक है, कोलन में पेरिटोनियम का फोल्ड बन रहा है, दिस इज द मीजोकोलन। ठीक है, और यूट्रस में बनने वाला फोल्ड क्या कहलाता है? मीजोमेट्रियम। अरे वाह, आया। और नीचे लिखना ओवेरी, लास्ट में ओवेरी का। और ओवेरी का बताऊं क्या लिखना बेटा? मीजो ओवेराइन। शाबाश। नीचे लिखना मीजो ओवेराइन। आ गया? अब हम बहुत सारी नई बातें पढ़ते चलेंगे। आ गया? और नए सिलेबस के दौरान पढ़ते चलेंगे। ठीक है, पुरानी बातें हम कम पढ़ेंगे और नई बातें हम ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि एक भी चीज बच न सके। आया आपको तो समझ क्लियर है बेटा? कोई गड़बड़ी होगी 3 सेंटेंस और लिखना, फिर डायग्राम बनाना। नीचे लिखना, पहला सेंटेंस लिखना एसाइटिस का। बिल्कुल, एसाइटिस लिखे जी। एसाइटिस के संदर्भ में लिखना फ्लूइड कलेक्शन इनटू पेरिटोनियम कैविटी। बिहार में पानी भर गया तो उसको क्या बोलूंगा? बाढ़ कहूंगा। ठीक है, और पेरिटोनियम कैविटी में पानी भर गया, बहुत ज्यादा फ्लूइड भर गया तो क्या बोलूंगा? एसाइटिस कहूंगा। तो नीचे लिखिए आप भी जरा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इनटू पेरिटोनियम कैविटी। कि सर पेरिटोनियम कैविटी में फ्लूइड भर गया तो उसको क्या कहेंगे बेटा? एसाइटिस। नीचे लिखिए बेटा, हीमोपेरिटोनियम। हीमो, वाह, पेरिटोनियम कैविटी में क्या भर गया बेटा? ब्लड का भर जाना। तो नीचे लिखिए, ब्लड कलेक्शन इनटू पेरिटोनियम कैविटी, दिस इज द हीमोपेरिटोनियम जी। देन नेक्स्ट लिखिए न्यूमोपेरिटोनियम।
न्यूमोपेरिटोनियम का क्या मतलब बेटा यहाँ? वेरी गुड, एयर एक्यूमुलेशन इनटू पेरिटोनियम कैविटी। सर एयर का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे बेटा न्यूमोपेरिटोनियम। गजब, न्यूमो का मतलब एयर। मेरे को नहीं लगता यहां पर मेरे बच्चे कभी मात खाए, 1% भी नहीं। यदि उन्होंने अच्छा पढ़ा है, अच्छा समझा है तो मात नहीं कर सकते। आ गया बेटा? कभी दिक्कत होगी कभी भी जीवन में? ठीक, क्लियर है यहां तक बात? ठीक, डायग्राम बनाने की कोशिश करें। देखो जी, ये तुम्हारा होगा बेटा आपका पेरिटोनियम का डायग्राम। बाहर की लेयर का जरा नाम देना पेराइटल, अंदर की लेयर का जरा नाम देना विशरल, और इस बीच की कैविटी का नाम देना पेरिटोनियम कैविटी, और इसमें जो फ्लूइड पाया जा रहा है और उसका नाम देना है आपको पेरिटोनियम फ्लूइड। गजब, ये पेरिटोनियम फ्लूइड, पीएफ। बात खत्म, कोई डाउट नहीं। कोई दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं आप। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि यहां पर मेरे बच्चों को कोई टेंशन हो, कोई दिक्कत हो। ठीक है, 1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो कोई भी दिक्कत नहीं। अब एक चीज और बताता हूं तुम्हें मुफ्त में, है बेटा, ये बेटा पीसी विशल, ये विशल सॉरी अंदर की, सॉरी हाँ ऐसे कर, अंदर कर देना। चलो बेटा, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। देखो देखो, अभी बता रहा हूं सुपरफिशियली, हालांकि पूरा पेरिटोनाइटिस पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, ये अभी तो अभी मैं एक आपको लॉजिक बता रहा हूं। ये देखो, अब इसमें बहुत ज्यादा पानी भर गया तो हमने उसको एसाइटिस कह रहे थे। ठीक है, क्या करना है, निडिल लेना और उसको निकालना है, उसको पिंच करके बाहर। दिस इज द पैरासिंथेसिस, उसको पैरासिंथेसिस बोलेंगे। बात करना, कोई डाउट नहीं। और हमेशा पैरासिंथेसिस अम्लीकस से 2 सेंटीमीटर नीचे करना, याद रखें। 2 सेंटीमीटर नीचे इसलिए करना है ताकि जो आप निडिल दे रही हैं वो बीच में आ जाए, एक फिक्स पैन होना। नहीं तो क्या होगी, निडिल यहां भी आ सकती है, निडिल यहां भी चली जाए और हो सकता है रप्चर हो जाए। इसलिए जो निडिल डालेंगे वो जस्ट 2 सेंटीमीटर नीचे डालें, अम्लीकस से। आ गया? ठीक है, यस या नो? अच्छा, जब भी पैरासिंथेसिस करेंगी तो उसकी इंपॉर्टेंट नर्सिस प्रायोरिटी है ब्लेडर को खाली करना, एम्प्टी करना। और उसके पीछे या राज ये है, क्योंकि जब ब्लेडर भरा हुआ होगा तो ऊपर की तरफ आएगा, तो आप हो सके ब्लेडर को पिंच ना कर दे। इसलिए नर्सिस की इंपॉर्टेंट नर्सिस प्रायोरिटी एम्प्टी द ब्लेडर। आया? जो भी पढ़ो तो कंसेप्ट आना चाहिए उसमें। ठीक है, कंसेप्ट का पढ़ने का मजा 1-2 बार आपको बेकार लगेगा, बट आपको ताउम्र हमेशा याद रखेगा। ठीक है, एक वैकेंसी में भी आप सिलेक्ट हो गए ना, तो भी आप फर्दर वैकेंसी में सिलेक्ट होते रहे। कंसेप्ट का ये फायदा है, बस आपको बार बार कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी, बार बार आपको दिक्कत या ऐसे महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। चलो बेटा, क्लियर? कोई डाउट, कुछ कहना है? चलो आगे। ठीक है, आगे बढ़ो। पैरासिंथेसिस लिख दिया था, कोई बात नहीं लिखा तो लिख दीजिए। पैरासिंथेसिस, रिमूव द फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियम कैविटी। रिमूव द फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियम कैविटी, कि सर फ्लूइड को रिमूव करना पेरिटोनियम कैविटी से, उसको क्या कहते हैं बेटा? पैरासिंथेसिस कहते हैं। गजब, आ गया? मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है,
देखो बेटा, अब देखना, देखो बेटा, सफलता पाने के लिए कुछ नियम है। देखो, ठीक है, इधर देखो, सुनना ध्यान से, कॉपी बंद कर दो। ठीक है, सफलता की मैंने जो 9 साल के करियर में महसूस किया, कई हजारों लड़कों को, लड़कियों को जो गरीब परिवार से थे, लेकिन आखिर वो सफल हुए। आज मैं उनको देखता हूं, आज वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर, और जब मैं उनको पहले देखता था तो उनकी आंखों में हमेशा आंसू होते थे, बोलते थे सर अब की बार भी नंबर नहीं आया। ठीक है, तो उन्होंने लगातार अपने जीवन में प्रयास किया, मेहनत की, और डरे नहीं वो। उनको मैं हमेशा एक ही बात कहता था अलग अलग कोचिंगों में कि तुम डरो मत, डरोगे तो तुम हमेशा पीछे जाओगे, आगे कभी जा ही नहीं सकते। अच्छा, तुम्हें दुनिया पीछे खींचेगी, यही तो तुम्हारा समय है जिसमें तुम अपना अच्छा या बुरे का फैसला कर रहे हो। जब असफल होकर तुम पीछे आते हो, बस यही तुम्हारा इंपॉर्टेंट समय है। अभी मान के चलिए हजारों बच्चों में से आप 20-25 बच्चे ऐसे हैं जो वापस मुकाम पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देख लीजिए आपके सामने सब कहां गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले। और मैं बार बार कह चुका हूं बेटा, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले न्याय नहीं कर सकते। आप कब तक करेंगे वो आपको? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, हो सके 6 महीने तुमको अच्छे भी रखेंगे और इसलिए भी तुम्हें वो अच्छे लगेंगे, बट 1 या 2 साल वहां काम करना करोगे आप, उसके बाद में देखना वो तुम्हें बहुत बुरे लगे और तुम उनको बहुत बुरे लगोगे। तुम्हें ये कहना भी शुरू कर देंगे तुम चले जाओ यहां से, तुम्हारा मन भर चुका हमसे। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, तुम्हारे भाई बहन ही, कोई और आ जाएगा 5,000 में, कोई और आ जाएगा 6,000। बट मैं ये मानता हूं निरंतर मेहनत करो, निरंतर अभ्यास करो। सफलता के मैं 3 ही नियम मानता हूं, जो मैं आज आपको बता रहा हूं, जो पिछले बैचों में कभी नहीं बताया। ठीक है, उनको ही बताता था तो तुम्हारे में नहीं बताया। सफलता के 3 नियम तुम्हारे अंदर हैं, तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता। ठीक है, देखिएगा, सफलता के 3 नियमों में सबसे पहले फॉलो करना है गौतम बुद्ध को। लिखना मत, गौतम बुद्ध, बिल्कुल बेटा, गौतम बुद्ध को तुमने फॉलो कर लिया। 3 लोगों में से पहला नियम है गौतम बुद्ध को फॉलो करो, दूसरा फॉलो करो राम को, भगवान राम, और तीसरा फॉलो करो महर्षि पतंजलि को। इन 3 लोगों को फॉलो कर लो तुम जीवन में। मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम कभी हार ही नहीं सकते। पहला गौतम बुद्ध को इसलिए, ठीक है, दुनिया का सारा काम छोड़कर संन्यास लेके बैठ जाओ। सफल होना है तो संन्यास ले लो, घर परिवार से, रिश्तेदारों से, सबसे संन्यास लेके बैठ जाओ कि सर मुझे नौकरी लगना, लगूंगा ही। मैं कह रहा हूं सफलता मिलेगी, ज्ञान प्राप्त होगा। छोटी सी कहानी बताता हूं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जब बड़े हो गए थे, धीरे धीरे वो बड़े हो रहे थे, बाद में गौतम बुद्ध बोले, उनसे पहले वो सिद्धार्थ थे, तो राजा के बेटे थे। राजा ने जब सोचा कि धीरे धीरे बेटा बड़ा हो रहा है तो शादी की जाए, तो राजा मुहूर्त निकालने के लिए ज्योतिष के पास गया। ज्योतिष ने सिद्धार्थ की कुंडली देखकर बोला ये शादी तो करेगा लेकिन आपके पास नहीं रहेगा। ज्योतिष ने पहले ही बता दिया था। लाला राजा था, राजा को मन में बेचैनी हो गई, बोला एक ही तो पुत्र है और एक ही पुत्र बलहात छोड़ के हमें चला जाएगा तो कैसे काम चलेगा। राजा रानी के पास आया, शाम को बेचैन हुआ और बोला पुत्र तो छोड़ के चला जाएगा, ऐसा ज्योतिष कह रहा है। बोला शादी तो कर देते हैं, शादी के बाद में हो सका है बच्चे का मन बदल दे। राजा ने शादी कर दी, 1, 2, 4, 5 महीने रहा और राजा भी मन में संकोच करने लग गया। बोला अब कोई टेंशन नहीं है क्योंकि राजपाट है और अच्छी महिला ला दी और कोई टेंशन नहीं, और अब हमारे को सिद्धार्थ छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ को कुछ मंजूर था। सिद्धार्थ एक दिन अपने पिताजी की जगह नगर भ्रमण पर गए थे और नगर भ्रमण पर जाते हुए देखा कि आदमी मर गया कोई, तो सारथी से रथ रुका के पूछा कि ये भला क्या हो रहा है। सिद्धार्थ अनजान था, बोला साहब ये तो चला गया। बोला चला गया, ऐसे कैसे चला गया? बोला अब चला गया, अब दोबारा लौट के नहीं आएगा ये इंसान। सिद्धार्थ को मन में बेचैनी हुई, बोला ये कैसा जीवन, आए और चले गए। 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद में फिर सिद्धार्थ का टूर हुआ, भ्रमण करने के लिए गया, फिर कोई बीच रास्ते में मिल गया, तो बोला ये कैसा। फिर साथी ने यही जवाब दिया, बोला साहब ये तो चला गया। सिद्धार्थ रूम में आया, उसको मन में सोच लिया कि ये कैसा जीवन, आया और चला गया, इन जीवन में तो कोई महत्व ही नहीं है। रात को उठा, ना मां को बताया ना बाप को बताया और उठकर चल दिया, छोड़कर घर परिवार, राजा का पूरा महल मकान
बीबी सब त्यागी और रात को ही चला गया उठकर। राजा रात को खोजे और सिद्धार्थ पता नहीं कहां चला गया। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, 12 साल तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए कहते हैं इसको दृढ़ निश्चय, मन में दृढ़ निश्चय बांध लो। ऐसे सफलता हर किसी को नहीं मिल जाती। जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ निश्चय चाहिए। और आज ही मैं कह रहा हूं संन्यास ले लो, 1 साल लगेगी, 2 साल लगेगी, 3 साल लगेगी, 12 साल लगेगी, पर सफल होगा सर। तुम्हें कोई सफल दूसरा नहीं करेगा, तुम खुद सफल होगे। खुद सफलता का पहला पैगाम है दृढ़ निश्चय कर लो अंदर। बोलो लाख तूफान आए, लाख आंधी आए, लाख घर वाले बोले, लाख कुछ और बोले, बट बनूंगा। ये है गौतम बुद्ध। बस इसको फॉलो कर लो तुम। मैं कह रहा हूं, गारंटी कह रहा हूं बेटा, सफलता, मेहनत का परिणाम सफलता ही है। और दूसरा, तुम भगवान राम को फॉलो करो। आज राज्य अभिषेक होना था, कल शाम को खबर आई, बोला इसका तो वनवास हो गया। हंसता हंसता आदमी वनवास चला गया। इसको कहते हैं संघर्ष। और 14 साल वनवास में रहने के बाद तब मर्यादा पुरुष भगवान राम कहलाया। यह है संघर्ष। अकेला रहा, नगन पांव रहा, बीबी साथ में रही, भाई साथ में रहा। वो तो उसकी इतनी शक्ति थी भगवान के पास, वो तो चाहता तो कुछ भी कर लेता। लेकिन कहा कि रावण से टक्कर लूंगा, रावण को मारूंगा। संघर्ष है। तुम्हारा रावण एग्जाम है, तुम उनसे टक्कर ले। और तीसरा, हमारी आपकी मेरी यंग अवस्था है। इस टाइम में तुम ऊर्जा को कहीं दूर लगा दोगे। तुमसे दुनिया लड़ाई करने में लगा देगी, तुमसे दुनिया दूसरों की बुराई करने में लगा देगी, तुमसे दुनिया दूसरों की टांग खींचने में लगा देगी। मत करना ऐसा, जीवन में नरक बन जाएगी तुम्हारी जीवन। तुम महर्षि पतंजलि को फॉलो करो। महर्षि पतंजलि कहता है कि 30 साल तक आदमी एनर्जी, 30 साल तक का वो नौजवान है, उसकी पूरी एनर्जी मेडिटेशन का माध्यम से, योगा के माध्यम से यदि उसके ऊपर चली जाए दिमाग में, तो ये मान के चलिए वो आदमी सफल है, वो कभी टूट ही नहीं सकता। तुमने एनर्जी लगा दी मोबाइलों फोनों पर, तुमने एनर्जी लगाई किसी की लड़ाई करने में, और तुमने एनर्जी लगा दी किसी को नीचा उठाने में। मत करो तुम, तुम्हारी एनर्जी एक ही जगह लगा दो। योगा करो और पढ़ाई करो, योगा करो और पढ़ाई करो। उसके बाद देखना तुम्हारा जीवन है वो बदल जाएगा। आज मैं, अभी मेरे को अटपटा सा लगता है, बट मैं पहली बार यहां आया था पढ़ाने के लिए आज के 3 साल पहले, तो मैं यहां पढ़ा रहा था। यहाँ 4 बच्चे 5 बच्चे बैठे थे। अब तो मैंने बहुत कम कर दिया पढ़ाना लिखाना भी, अब तो आता भी बहुत कम। मैंने एक ही संकल्प लिया था, देखना मेरठ की तप भूमि से यहीं से कई ऑफिसर बन के जाएंगे, और गए। अभी तो ठीक है, मैंने 5-6 महीने से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था लाइफ से, तो मैंने कम कर दिया आना, बट वो बनेंगे। उस दिन अनजान था, लोग ऐसे लग रहे थे कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आपके सामने दुनिया की सबसे छोटी एग्जाम दे लो NHM, और दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम्पल देख लो नोटसेट। सबसे छोटी में भी सिलेक्शन है और सबसे बड़ी में भी सिलेक्शन। आज वो एक अलग बात है, तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़, बट हमने तो हमारा जो संकल्प था वो पूरा कर दिया। इसलिए ये सोच के मत बैठो कि यहां कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, इसी धरती से हुआ है और इसी धरती से फिर होगा। मैं तुमसे आज भी कह रहा हूं, बट उसके लिए चाहिए दृढ़ निश्चय। वो बच्चे ऐसे थे, उनमें दृढ़ निश्चय था। बोला मैंने एक बार अनाउंसमेंट कर दिया, बोला अब करना है तो करते थे। तो आज अपने टाइम में क्या करते हैं, अभी आज आए हो तुम, 2 दिन फिर कहीं गायब हो जाओगे, फिर 4 दिन के बाद में आओगे। ऐसा तुम्हारा दृढ़ निश्चय कोई काम का है। मैं कह रहा हूं आप 6 महीने 7 महीने 8 महीने एक ही काम को दे दीजिए। आपको गौतम बुद्ध को तो भला 12 साल लग गई, मैं कह रहा हूं आपको साल भर भी नहीं लगेगी। आप साल भर में ही छूमंतर हो जाओगे, आप साल भर में ही सफल हो जाओगे। तो मैंने तो कई हजारों बच्चों को पढ़ाया अपने जीवन में, 9 साल के कैरियर में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, और मैंने तो देखा है मेरे जीवन में। क्या देखा है? मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे गरीब परिवार से थे और आज सुपर पोस्ट पर है। ठीक है, आज जाबाज नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं, और आज मैं देखता हूं वो खुशी हंसी वापस उनकी लौट के आती। आज वो भले ही अपने पुराने दिन भूल गए हो, लेकिन मैं तुमको नहीं भूल सकता। मैं तुमको जानता हूं, मैं तुमकी विशेष परिस्थिति को जानता था, और वो कैसे कैसे रोते थे मेरे सामने, बोलते थे कि सर अब की बार भी नंबर नहीं आया, कल भी नहीं आया, उस एग्जाम में भी नहीं आया। बट मैं उनको हमेशा एक ही बात कहता था, तू ये कोशिश कर, कितनी बार असफल होता, दुनिया का के कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया तो भगवान राम को भी गाली देती, दुनिया तो मोदी को भी गाली देती, दुनिया तो डोनाल्ड ट्रंप को भी गाली देती, और दुनिया बराक ओबामा को भी गाली देती।
दुनिया क्या कह रही है ये मैटर नहीं है, तुम क्या सीख रहे हो और तुम क्या कह रहे हो ये मैटर है। तुम्हारी आत्मा क्या कह रही है। यदि तुम्हारी आत्मा ये कह रही है कि मैं सफल हो रही हूं सर, और या होने जा रही हूं या होंगी, तो ये मान के चलिए आप सफल। हमारा 90% आदमी सफल इसलिए नहीं, दूसरा हमें कहता है वो हमें मंजूर है। अरे तुम अपने इंसान कैसे हैं, दूसरा हमें एक फूंक मारने से सफल कर देता है, हम काहे के सफल हो सकते हैं। दूसरे ने एक फूंक मार दी तुम्हें, अरे नहीं तेरा नंबर नहीं आएगा, तू कोचिंग मत कर, बस डिगमगा गए। तुम कहां से ऊंचे सपने ले सकते हैं। दूसरा लाख कहे लाख बोले, लेकिन तुम एक सपना ले लो, बोला सर करना है मुझे, करूंगा और करके रहूंगी। बोला तुझे जो कहना है वो कहता रहे, तुझे मुबारकबाद है मेरी। बट हम क्या डगमा जाता है, तुरंत डगमा जाता है। तो बेटा सफलता के लिए तो ये बता देता हूं मैं, 3 लोगों को फॉलो करो, किसी को मत करो, चौथे आदमी। गौतम बुद्ध संन्यास का प्रतीक है, भगवान राम संघर्ष का प्रतीक है, और महर्षि पतंजलि ऊर्जा का प्रतीक। ठीक है, जब तक ऊर्जा नहीं बनी रहेगी तुम्हारे में, तब तक तुम्हारा मकसद सफल नहीं होगा। तुम्हें लोग दबा देंगे, तुम्हें लोग तुम्हारा जो जज्बात है उसको पानी फेर देंगे। इसलिए ऊर्जावान बनो हमेशा, कुछ भी हो जाए ऊर्जावान रहो हमेशा, एनी टाइम ऊर्जावान रहो। चाहे एक बार तो 2-3 लाख का भी नुकसान हो जाए घर में, तो भी ऊर्जा बनी रहे। बोला ठीक है सर, अपना क्या था, भगवान का था, चला गया। ऊर्जावान बने रहो, हमेशा ऊर्जावान बने रहो। घर में भी रहो, रिश्तेदारों के बीच में भी रहो, क्योंकि रिश्तेदारों को यह पता लग गया कि ये टूटा हुआ बच्चा है, तो तुम्हें और तोड़ देंगे। और तुम्हारी मुस्कान बराबर बनी रहेगी, तुम्हारी चमक बराबर रहेगी, तुम्हारी ऊर्जा बराबर रहेगी, तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा बेटा, मेरी गारंटी है तुम्हें। मैं 9 साल का अनुभव बता रहा हूं, ये कोई किसी किताब में देखकर नहीं बोल रहा, मैं अनुभव से टक्कर लिया हूं और अनुभव को सीखा हूं और अनुभव बोल रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही किसी का फोटो नहीं लग जाता। ठीक है, अनुभव बोल रहा है। और इसलिए मेरा आज भी तुमसे यही कि तुम ये दिमाग मत लगाओ कि तुम 4 बैठे हो, तुम 10 बैठे हो, तुम 50 बैठे हो, तुम 100 बैठे हो। तुम खुद के ऊपर ध्यान लगाओ। ठीक है, अपनी एक बुक ले लो और बुक के ऊपर तप करना शुरू कर दो और बुक के ऊपर लक्ष्य बनाना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूं दुनिया में कोई भी शिक्षक है बात यही पढ़ाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। दुनिया का कोई भी शिक्षक होगा जीआईटी वही पढ़ाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। बट हो सकता है कि कुछ मेरा मेथड अलग है, कुछ उनका मेथड अलग होगा। बट आप चिंता मत करो, आप यहीं से सफल होके जाना। आप तो बेटा आज से ही दृढ़ प्रण ले लो कि सर देखो पढ़ाई तो सब होती रहेगी, बाद में भी हो जाएगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बार बार इंसान दृढ़ संकल्प नहीं हो पाएगा। अभी दिवाली के बाद में हम नए आए हो तो अभी दृढ़ संकल्प बना हुआ है कि बोला सर नौकरी लगनी है। ठीक है, बोला अगली बार दिवाली जब आएगी तो नर्सिंग ऑफिसर बन के आऊंगा, ये संकल्प। ठीक है, तो ये संकल्प ले लो बेटा रानी आज से ही। मैं कह रहा हूं तुम्हारी जीवन सफल है, तुम्हारा जीवन बढ़ जाएगा हर चीज से। एक छोटी सी और चीज बताता हूं, देखो कैसे। यदि तुम असफल भी होगी तो हारना मत। एक चीज बताता हूं, सर खरगोश और कछुए की कहानी तो दुनिया ने सुना है। एक खरगोश था और एक कछुआ था, दुनिया ने सुना है। एक कछुआ था, सिंपल सी बात था, खरगोश तेज में दौड़ था, कछुआ कमजोर था। दौड़ के मामले में थे तो खरगोश और कछुआ दोनों दौड़ रहे थे। खरगोश को मन में वहम था, बोला मैं तो दौड़ लूंगा। नींद आ गई, खरगोश आराम कर लेगा, कछुआ निकल गया। ये तो एपिसोड फर्स्ट है। दूसरी बात खरगोश बोला कछुए से कि दोबारा और दौड़ते हैं यार। बट अब की बार दौड़ना शुरू किया तो खरगोश को गलती का एहसास था, बोला मैं सो जाता हूं। इसलिए अब की बार सोया नहीं और बराबर दौड़ लगाई। खरगोश जीत गया, कछुआ हार गया। इसको कहते हैं पुराने अतीत को याद करो और घबराओ मत। सीखो, गलती किया है छोटी बात नहीं है, नहीं करो पर सीखो। खरगोश ने सीखा दूसरे एपिसोड में। और तीसरे एपिसोड में कहा कि चलो क्या करते हैं, फिर से दौड़ लगाते हैं। तो दौड़ लगाई तो कछुआ और खरगोश कुछ दूरी पर दौड़े समतल पर और कुछ दूरी पर आ गई नदी। तो नदी में कछुआ तो निकल गया, आदत पड़ी हुई थी, पर खरगोश रह गया। अपनी कमजोरी को पहचानो, जहां नहीं दौड़ सकते वहां अच्छे मित्र बनाओ।
और चौथा एपिसोड बताऊं क्या कह रहा है, बोला अब की बार फिर दौड़ते हैं, अब की बार स्ट्रेटजी बदली, क्या बोली कि बोला पानी में तो तू मेरे को बिठा के लेके चलना और समतल में मैं तेरे को बिठा के लेके चलूंगा, दोस्त बनाओ अच्छे, स्ट्रेटजी बदलो, नहीं सफल हो रहे हो तो स्ट्रेटजी बदल दो। बोला क्या कारण रहा सर सफल नहीं हो पाया, तो स्ट्रेटजी बदलो, वही स्ट्रेटजी मत रखो। जैसे भी मैंने पिछले बैच में अलग पढ़ाया, इस बैच में अलग पढ़ाया, क्योंकि मेरे को पता था नोट शीट अभी अपने पास लंबा है, अपने पास टाइम है और मौका भी है, तो अब अच्छी बात कैसे। अब मेरा क्या रहता कि तुम जब आता हूं मैं, जब तुम्हारे सेमिनार रहते हैं, बोला 15 दिन रह गए, अब 15 दिन में मैं भी भला क्या करूं सारा। अब जो सिस्टम 15 दिन में एक बार हो रहा हो, वो पूरे सिस्टम 15 दिन में हो, अब उसके लिए मैं भी क्या करूं। अब मैं ये सोचता हूं कुछ नहीं होने से अच्छा कुछ हो, वही अच्छा। कुछ तो बच्चे को याद हो, कुछ तो मोटा मोटा अंदाजा याद। तो बेटा 4 स्ट्रेटजी बदलो बेटा। सबसे पहले खरगोश और कछुआ का एपिसोड पहला देखो, दूसरा एपिसोड देखो, तीसरा एपिसोड देखो और चौथा एपिसोड देखो। ठीक है, ना समझ आए तो अपनी स्ट्रेटजी बदलो, तभी आप जीवन में और अच्छे मित्र बनाओ जीवन में, कछुआ जैसे मित्र हो। ठीक है, फालतू लोगों को आज ही हटा दो, कचरे पट्टी में डाल दो। उनसे मैं कह रहा हूं, उनसे तुम कुछ मत रखो। ये तुम्हारा वहम है कि मेरा दोस्त छूट गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी, मैं अकेला रह जाऊंगा, ये तुम्हारा वहम है। बाकी आत्मा ऐसा नहीं कह रही, आत्मा तो कह रही है इनको छोड़ दो, ये गंदी है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि ये तुमको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ठीक है, देखो मोह और प्रेम में अंतर है बेटा, प्रेम और प्यार में अंतर है बेटा। प्रेम अलग चीज है, मोह अलग चीज है। ठीक है, जो तुम्हें छोड़ नहीं रहा है वो मोह है, इसका मतलब तुम्हारा भला भी नहीं चाह रहा हो। और जो तुम्हें दूर छोड़ के आ गया, बोला तुम पढ़ लो, तुम सफल हो जाओ एक बार, वो तुम्हारा प्रेम है। इसलिए मम्मी पापा तुमसे प्रेम करते हैं, तुमसे मोह नहीं है। और जो बाहर मार्केट में तुम्हारे दोस्त हैं, उनको मोह है, तुमसे प्रेम नहीं है। शिक्षक भला बुरी 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 बातें क्यों कहता है? क्योंकि शिक्षक को प्रेम है, तुमसे मोह नहीं है। अच्छा शिक्षक हो और बेकार शिक्षक हो तो उसको मोह होगा। इसलिए दुनिया में 2 ही आदमी ऐसे हैं जो तुमसे प्रेम करेंगे, एक तुम्हारे माँ बाप और एक तुम्हारा शिक्षक। बाकी किसी को कोई मतलब थोड़ी है। माँ बाप को तो इसलिए दुख होगा कि यार मैंने बेटे बेटे के लिए बहुत पैसा खर्च किया, सफल नहीं हुए। और शिक्षक को इसलिए दुख होगा कि यार मैंने 1 साल मेहनत की, फिर भी मेरे बच्चे सफल नहीं। आप सोचो, आपकी असफलता पर 2 ही लोग रोते हैं दुनिया में, या तो शिक्षक रोएगा या माँ बाप रोएगा। तुम कहे कितने अच्छे हो कितने बुरे, और तुम्हारी सफलता पर भी 2 ही लोग जश्न मनाएंगे, या तो शिक्षक मनाएगा या माँ बाप मनाएगा। बाकी दूसरे तो चिढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे तो कहते ही हैं कि सफल होना है, लेकिन वो तुमसे कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे सफल बनो। ये सच्चाई आज। इसलिए हम दिवाली पर नीचे वाले जो लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं सफाई पर, उनकी गठिया वो लेते हैं मिठाई, और जो जिनको हम सलाम करते हैं उनके लिए बढ़िया गिफ्ट का डब्बा लेते हैं। बोले यार साहब के लिए लेके जा रहे, 1 नंबर चीज लेके जाना। और कोई सफाई कर्मचारी के लिए बिचापड़े के लेके जाना है, तो बोले तुझे सफाई वाले को देना है 100-150 रुपए की लेके जाना। तो जो हमें सलाम करते हैं उनको हम गठिया सामग्री दें। इसलिए देखना, समाज 2 तरह का है। तुम समाज पर मत जियो, तुम ये सोचो समाज क्या कह रहा है, समाज तो गया बाढ़ में, समाज तो है ही पागल। क्यों है भाई? सिंपल सी बात है, क्योंकि वो क्या सोच रहा है, सोच में फर्क देखो। जो हमें सलाम कर रहा है उनके लिए घटिया सामग्री लेनी है, और जिन्हें हम सलाम जिनको कर रहे हैं उनके लिए महंगी मिठाई लेनी है। ये सच्चाई है। इसलिए तुम जिसकी फिक्र कर रहे हो ना, तुम ये सोच रहे हो कि भाई ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, नहीं, तुम तुम्हारे पर ध्यान रखो। इसलिए मुझे आज से पुक्का विश्वास है, जो मेरे बच्चे हैं वो आखिर में बहुत बहुत सफल होकर आएंगे, ये ऐसा मैं विश्वास करता हूं। ठीक है बेटा, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इतनी बात आपने सुनी, और ये मैंने जो बात बताई इस पर गौर कर। मैं ज्यादा मोटिवेशन के लिए लाइनें कहता नहीं, जो कही है वो बड़ी काम की कही है।